हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये अगेन विजन आईएएस पीटी 365 का जो हम इकोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं उसका पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमी अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। जब भी हम इन टर्म्स में बात करेंगे कि यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स आपको पूछा जाए, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ किस तरह से कनेक्ट करके पूछा जाता है, वही विजन में आपको यूजुअली यहाँ पर दिया जाता है। तो वही हम कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो भी न्यूज़ रहती है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकल कर आया है, उसके बारे में बात करी गई है। ये अभी रिलीज किया गया है 2022-23 का। इसमें एक इंक्रीमेंट देखा गया है। जो मेल है इंक्रीमेंट वो 78.5% और फीमेल में 37% का इंक्रीमेंट देखा गया है। अब बेसिकली ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता क्या है, ये ऐसे लॉन्च कौन करता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इसको लॉन्च करती है। 2017 से इन्होंने इसको लॉन्च करना स्टार्ट किया है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर ये एस्टिमेट करते हैं की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। जो भी इंडिकेटर्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। ये एनुअली इवेल्युएट किए जाते हैं और करंट वीकली स्टेटस यहाँ पर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका एक यूजुअल स्टेटस भी दिया जाता है बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए। अब PLFS के यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको एक इंडिकेटर देखने मिलेगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स कितने हैं इन अ गिवन पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग हैं जो लेबर फोर्स में लगे हुए हैं कंपैरेटिवली टू द पॉपुलेशन, उनका परसेंट यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है। देन वी हैव अ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो भी वर्किंग ग्रुप में है, जो एम्प्लॉयड पर्सन है पॉपुलेशन के कंपैरेटिव, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयड पर्सन ही बोलेंगे, जो इनका परसेंट पॉपुलेशन के बेसिस पे रहेगा वो। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड हो गए अमंग द पर्सन लेबर फोर्स में। देन उसके बाद एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड। उस समय पे वो किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो लेबर क्लास में आ रहा है कि किसी डिफरेंट सेक्टर, अकाउंटेंसी के सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में, ये सारी चीजें। फिर यूजुअल स्टेटस हमने अभी बात करी, यहाँ पर यूजुअल स्टेटस की बात करी है, तो ये एक रेफरेंस पीरियड होता है पूरे एक साल का, जिसको हम 365 डेज से डिनोट करते हैं। और करंट वीकली स्टेटस होता है जो कि 7 दिन का होता है। ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, किसके लिए मिला है, विमेन इन लेबर फोर्स। अभी हमने देखा कि विमेन का परसेंट यहाँ पर कम है, तो वही बात करी गई है। तो सॉवरेज रिक्स बैंक ने प्राइज जीता है, प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023 हैज बीन अवॉर्डेड टू क्लॉडिया गोल्डन। इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, क्लॉडिया गोल्डन जो है यहाँ पर इन्हें यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, जो कि विमेन का लेबर मार्केट में क्या अंडरस्टैंडिंग रही है उसके बारे में बताया है। बेसिकली अगर यहाँ पर इस नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि आपको पता है कि कौन सा फाउंडेशन देता है, तो नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम स्वीडन बेस्ड कंपनी जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में यहाँ पर दिया जाता है। 1901 में ये अवार्ड एनुअली 5 कैटेगरीज में दिया जाता था और 6th कैटेगरी जो है इकोनॉमिक्स की वो 1968 में एड ऑन हुई है। 1969 में पहला यहाँ पर अवार्ड दिया गया था बैंक ऑफ, किसको दिया गया था, फर्स्ट अवार्ड 1969 में दिया गया था। ठीक है, अब और अगेन नोबेल प्राइजेस किस में दिए जाते हैं, तो एक रॉयल स्वीडिश अकेडमी है साइंस की, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर नोबेल प्राइज देती है। लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो अगेन स्वीडिश अकेडमी देती है। नोबेल प्राइज एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन अवॉर्डेड एज द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन में ये देते हैं। देन उसके बाद नॉर्वेजियन नोबेल कम्युनिटी जो होती है वो नोबेल पीस प्राइज देती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये नॉर्वे की कमिटी यहाँ पर देती है। ठीक है, अब गिग इकोनॉमी, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा वायरल है और गिग इकोनॉमी का शायद आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो पास्ट ईयर से गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक देखने के लिए मिला हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जैसे जोमेटो, स्विगी डिलीवरी राइडर्स ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है। तो बेसिकली गिग इकोनॉमी क्या होती है, एक फ्री मार्केट सिस्टम होता है जिसमें कि कुछ टेम्प्रेरी पोजीशंस हम क्रिएट कर देते हैं और टेम्प्रेरी पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इंडिविजुअल व्यक्ति शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो हमारा पार्ट टाइम वर्क होता है वो इसमें इसके अंतर्गत शामिल होगा। देन फिर गिग वर्कर्स क्या होते हैं, जो इस पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं ना, तो कहना चाहिए अपनी लाइवलीहुड के आउटसाइड जाके कोई ट्रेडिशनल एम्प्लॉय अरेंजमेंट कर लेते हैं जिसमें उसको गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं, एक नॉन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म बेस्ड है, जैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गए, एप्स हो गए, जैसे जोमेटो स्विगी वाले ये हो गए। नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, जो कि कहना चाहिए कैजुअली उनको कुछ वेज या ओन अकाउंट वर्कर्स नहीं होते हैं, ओन अकाउंट वर्कर्स होते हैं, वो कन्वेंशनल सेक्टर्स में काम करते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम, है ना। जैसे कि आप अगर फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम पहुंचते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने कल ही आपको बताया था कि हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ ली है। फिजिकल पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है, गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण यहाँ पर कौन करेगा, आरबीआई। इसलिए बैंकिंग के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो आपको देखने के लिए मिला है। अब देखिए कैश रिजर्व रेशियो जो है वो इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको हम यहाँ पर टैकल कर सके। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यहाँ पर सीआरआर को बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। और इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, तो यहाँ पर वही होता है कि बैंकों को आरबीआई के द्वारा बोला जाता है कि कुछ अमाउंट कैश के फॉर्म में आपको किसके पास रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित करके रखना पड़ता है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बहुत बेसिक टर्म में है। ठीक है, नेट डिमांड्स एंड टाइम लाइबिलिटीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेट डिमांड्स एंड टाइम लाइबिलिटी क्या शो करती है, एक डिफरेंस शो करती है बिटवीन द सम ऑफ अ डिमांड एंड द टाइम लाइबिलिटी, जो डिपॉजिट है बैंक में उतना। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ अमाउंट आपको बैंक वालों को कुछ अमाउंट आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में सुरक्षित रखना पड़ता है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या बोलता है, ICRR is similar to the CRR wherein bank needs to set aside a certain portion of their money with the RBI. They do not earn any interest on it. यहाँ पर भी वो कुछ अमाउंट रखते हैं लेकिन यहाँ पर उनको क्या है, कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था। फिर आता है सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई। कल हमने अकाउंट डेफिसिट पढ़ा था, तो उसको टैकल करने के लिए थोड़ा सा सरप्लस देना पड़ेगा। तो उसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि आरबीआई ने ट्रांसफर किए हैं कुछ करोड़ ऑफ सरप्लस, किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, क्योंकि अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है। बहुत बेसिक बात है। अब यहाँ पर आरबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स। आरबीआई को कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, वो अपने सरप्लस अमाउंट को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट। काय के लिए, कुछ डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पर दे देती है ना, याद रखना है। तो असाइड डेवलपमेंट फंड्स के तौर पर यहाँ पर दिए जाता है। अब इसका निर्धारण कब किया गया था, तो एक मालेगाम कमेटी बनी थी 2013 में, उसकी रिकमेंडेशन पर। लेटर इसको रिवाइज कर दिया गया था बिमल जालन कमेटी की सिफारिश पर। तो ये दोनों कमिटीज याद रख लीजिएगा, किससे रिलेट करती हैं, सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लिबोर जिसको कहते हैं। लिबोर भी अभी चर्चा में काफी रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक एडवाइजरी इशू करी है बैंक्स को एंड अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज को कि उनको कुछ स्टेप्स लेना चाहिए टू एंश्योर द कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। उससे अलग जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। ठीक है, लिबोर और मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउट राइट रेट जो होता है, मिफोर जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फेज्ड आउट हो रहा है। मिफोर जो है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट होता है जो एक बेंचमार्क सेट करता है फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एक बेंचमार्क सेट कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जो हमारे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको एडवाइस दिया जाता है कि नो न्यू ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय देम, इनसे कोई नया ट्रांजेक्शन ना करें क्योंकि ये क्या होने वाले हैं, अभी फेज्ड आउट होने वाले हैं। तो ये बहुत बस इतना टर्म याद रखें कि लिबोर का संबंध किससे है, ये आप लोग से पूछ सकते हैं। तो ये ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज ने डिसाइड किया इसको फेज आउट करना 2017 में, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट में हम पहुंचते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत सारे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अभी हमने इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS जो
हमारे बेसल नॉर्म्स लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने एक G20 में एक हब ऑर्गेनाइज किया था टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। वो भी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें रेमिटेंसेस जनरेट होते हैं, अलग अलग तरह के NRI बैंक अकाउंट बनवाए जाते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अलग अलग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के टाइप क्या हो सकते हैं? इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर लाइक द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको स्विफ्ट कहा जाता है, ठीक है। डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेपाल, गूगल पे, एप्पल पे, ये हो गया। फिर इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स यूजिंग अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर अदर लाइक क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। देन वी हैव सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में आप सभी को पता है। सेबी कब बना था? 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1992 में इसको हम किस में लेकर आ देते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बना देते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंदर इसको हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेबी ने एक लॉन्च किया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, ये याद रखेंगे, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म। कहाँ पर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इन्होंने दिया हुआ है ये। बेसिकली IRRA एक प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किस चीज़ के लिए किया गया है? जो भी रिस्क होता है इन्वेस्टर्स फेस करते हैं उसको कम करने के लिए। बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस के कारण कभी एकदम से रिस्क जनरेट हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जॉइंटली डेवलप किया गया ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस ने मिलकर, जैसे BSE, NSE, MCX, इन्होंने सारों ने मिलकर इसको बनाया है। सेबी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसका जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 4 इसमें फुल मेंबर्स रहते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI की बात कर रहे हैं। तो अगेन सेबी ने रिलीज किया है एक कंसल्टेशन पेपर ऑन द फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर फ्रॉम आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए हाई रिस्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम किसी सामने वाले व्यक्ति को जान नहीं रहे और वो हमारे पास आके इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है उसके पास चोरी का पैसा हो या उसने कहीं और से लेकर आया हो, वी डोंट नो। तो हाई रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें यहाँ पर मैंडेट कर दिया गया है कि आपको सारी चीज़ों को पहले हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आया है, देन फिर हम उसको हमने अपने इन्वेस्टमेंट पे लेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन लेकर आता है? सेबी का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019 के तहत इसको यहाँ पर लाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की बात करूंगी तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा जिसको कहते हैं, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें इतनी चीजें थी, बहुत सारी चीजें नहीं है। देन वी हैव अ कॉर्पोरेट डेट मार्केट होता है, ये अगेन सेबी ने इसको रिलीज किया है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट फंड। ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए यहाँ पर लाया गया, जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज होती है मार्केट एक्सेस पे, उनके लिए लेकर आए हैं। बेसिकली इनका टेन्योर बस आप लोग ध्यान रखेंगे 15 साल का इनिशियली इनका टेन्योर रखा गया है, और अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो सेबी के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़वा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो मार्केट स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, मार्केट बहुत सारे रिडम्पशन प्रेशर में जब आ जाता है, तो ओपन मार्केट स्कीम के तहत यहाँ पर ये हेल्प करता है मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इजी पड़ेगा ना। इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, ISF एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF जो है, ये अगेन सेबी के द्वारा लाया गया है। बेसिकली ये करेगा क्या, पहले ये देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश एन IPF इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे स्टॉक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली सारी चीजें लाई जाती है, ठीक है। अब ये एक डिपॉजिटरी होता है, इट इज a depository is a financial institution or organization that accept the deposit from the business individual and assist in buying and selling the financial instrument। जो आपको बताएंगे, एक कह सकते हैं एक बिचौलिए जैसे जो होते हैं, जो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर कौन सा फंड खरीद सकते हो, कौन सा फंड आपको बेचना है, कहाँ पर पैसे लगाने, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अगेन सेबी के द्वारा लेकर आए हैं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज का सारा काम सेबी करता है, तो बिल्कुल आंख बंद करके सेबी पर ही टिक लगाना है हमको। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं, ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल पर काम करेगा। अगेन म्यूचुअल फंड NPOs हैं, तो ये इशू कौन करेगा? NPO रजिस्टर्ड, जो भी इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगे वो इशू करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों के वेलफेयर और टैक्स बेनिफिट के लिए। यूजुअली जो हम SIPs वगैरह कराते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वही अपने अपने टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो टैक्स का जो हमें पैसा देना रहता है वो कम लगता है। मोर और लेस इसमें यही काम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा ऑलरेडी हमने कल्चर का PT 365 और इन्वायरमेंट का PT 365 कवर कर लिया है। उसका ऑलरेडी एक हमने मैराथन वीडियो भी बना दिया है चैनल पर। आप चाहें तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये थर्ड वाली जो आपकी है इकोनॉमी की, ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। हार्डली इसके 3 से 4 हमारे सेक्शंस ही बचे हुए हैं। अदरवाइज हमने मोर और लेस इसमें बहुत सारा कवर अप कर लिया हुआ है। आपके लिए एक बहुत अच्छा हम वीडियो लेकर आने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत दिक्कतें आती हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा स्किप करना है। तो उसको लेकर के हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि हम 15 दिनों में ही कंप्लीट करवा देंगे आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।